आज दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बेस्ट मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर। डेंगू फीवर या डेंगी फीवर जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, तो इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। डेंगी फीवर की कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है? इनमें से दोस्तों कोई भी मेडिसिन डेंगी में लाभकारी नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बेस्ट मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर। डेंगू फीवर या डेंगी फीवर जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, तो इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों डेंगी फीवर इतना कॉमन है कि आपके किसी रिलेटिव को हुआ होगा, हो सकता है आपके कोई क्लोज परिवार का जो सदस्य उसको भी हुआ हो और आप वो एडमिट भी हुआ हो और आप उसके ट्रीटमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व भी हो। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि डेंगी फीवर होने की स्थिति में हम लोग क्या क्या प्रयास करते हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, तो क्या वो कारगर होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम लोग बेस्ट मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कीवी फ्रूट्स देते हैं, पपाया यानी कि पपीते से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पपाया की पपीते की पत्ती का एक्सट्रैक्ट हो गया, ये सारी चीजें देते हैं। और बहुत सारे बकरी का गोट मिल्क देते हैं। बहुत सारे लोग कोई आयुर्वेदिक बहुत सारी मेडिसिन आती हैं या बहुत सारी ऐसे टॉनिक्स वगैरह आती हैं वो देते हैं। और बहुत सारे लोग होम्योपैथी की दवाइयां भी देते हैं। तो दोस्तों सही जवाब क्या है? डेंगी फीवर की कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है? इनमें से दोस्तों कोई भी मेडिसिन डेंगी में लाभकारी नहीं होती है। ये सब मिथ्स होते हैं, सब मिथ्या है। और ये सारी चीजें हम लोग जब करने लगते हैं और तो जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है उससे हम लोग कहीं ना कहीं दूर होने लगते हैं। तो डेंगी फीवर की एक्चुअल मेडिसिन क्या है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है? कोई भी डेंगी फीवर की दोस्तों कोई भी मेडिसिन नहीं है। एक ये दोस्तों एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो डेंगी फीवर होता है, डेंगी का जो इन्फेक्शन होता है एक वायरस से होता है। ऐसा कलरफुल नहीं होता है, बट एक तरह का वायरस इन्फेक्शन होता है, जो दोस्तों हम लोग ने कोविड एपिडेमिक में देखा था, पैंडेमिक में देखा था। और जैसे कोविड की भी कोई भी दवाई आज तक नहीं बन पाई, अभी तक नहीं बन पाई, उस समय भी नहीं बन पाई, उसी प्रकार डेंगी फीवर की भी कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं बन पाई। दोस्तों वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं इनकी दवाइयां नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस होते हैं बहुत जल्दी अपना जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो इनके अंदर की संरचना होती है, वो जल्दी बदल देते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं। तो जब तक हम लोग दवाई बनाएंगे ये अपना ही जो संरचना होती है उसको चेंज कर लेता है और किसी फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए दवाइयां इनकी हम लोग ने कोविड के टाइम में देखा था, बहुत सारे स्ट्रेन्स चल रहे थे, तो भाई दवाई बनेगी तो किसके खिलाफ बनेगी। तो इसलिए जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनकी मेडिसिन बहुत रेयरली बन पाती हैं। इसी प्रकार डेंगी की भी, जो हमारा जो आज का टॉपिक है बेस्ट मेडिसिन फॉर डेंगी फीवर, तो कोई भी मेडिसिन इसकी है ही नहीं। ना ही मॉडर्न साइंस में है, ना ही कोई एंशिएंट पद्धति में है, ना ही कोई पपाया लीफ और ये सारे कोई भी एक्सट्रैक्ट इसके लिए कारगर नहीं है। दोस्तों ध्यान रखने वाली क्या बात है, दूसरी बात जो दोस्तों होती है मच्छर। ये जो मॉस्किटो होता है ये वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है। तो अगर बेस्ट मेडिसिन बोला जाए तो ये मच्छर से बचना ही बेस्ट मेडिसिन है। तो प्रिवेंशन यानी कि इस मॉस्किटो से प्रिवेंशन। अभी दोस्तों इंडिया में जब मॉनसून आते हैं उसके बाद डेंगी फीवर के काफी ज्यादा पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। क्यों? ये इस मॉस्किटो की वजह से होते हैं। दोस्तों इससे बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जो बच्चे होते हैं उनको, ये खासकर शाम के समय ये मॉस्किटो एक्टिव होता है, एडीज मॉस्किटो होता है। ये ऐसा आप टाइगर शेप में ऐसे इसका पैटर्न होता है, व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ऑल्टरनेटिंग। इसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं क्योंकि स्ट्राइप्स वाला होता है। ये जो मच्छर होता है ये शाम के समय काटता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है एक तो घर में मच्छर अगर हो तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह का यूज करना चाहिए। शाम को बच्चे खास तौर पे खेलने जाते हैं, पार्क वगैरह में बाहर जा रहे होते हैं, और अगर वो आधी बाजू के कपड़े पहने हैं तो ऐसे एरियाज में शॉर्ट्स पहने हैं तो मच्छर काटेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो शाम के समय खास तौर पे बारिश या उसके बाद फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, मॉस्किटो से बचना चाहिए, घर में ऐसे रिपेलेंट्स यूज करने चाहिए कि मच्छर ना काटे, मच्छर दूर रहे। दोस्तों यही इसकी डेंगी फीवर की बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप इन्फेक्ट हो जा रहे हैं तो मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या अब किया जाए, कैसे कैसे उसको ट्रीटमेंट को हम लोग अप्रोच करना चाहिए। बट इससे पहले तो मैं सेंसिटाइज करना चाहूंगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपको बच के रहना चाहिए। अचानक से आता है, मच्छर आते हैं और अचानक से बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं। उसके जब पेशेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम लोग जागरूक होते हैं, फिर मच्छर भगाना स्टार्ट करते हैं, अपने कूलर्स में पानी जो इकट्ठा उसको हटाना स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये आपको जब बारिश हो रही हो, जब स्टार्ट हो जाए बारिश का सीजन, तभी आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद
हो सकता है आप इन्फेक्ट हो जाएं, और जब आप प्रयास कर रहे हो सकता है ऑलरेडी आपकी, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है मॉस्किटो काटने कुछ दिनों बाद होता है, 4 5 6 7 दिन बाद ये इन्फेक्शन होता है, तो हो सकता है आपको तब तक हो भी जाए। तो इसलिए जब बारिश आती है तो ये सारे जो मेजर्स होते हैं आपको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी तो जो दवाइयाँ बता रहे, मतलब दवाइयाँ क्या है, जो पपाया लीफ और ये सब जो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए किया जाता था, हम लोग को जो मेन फोकस करना चाहिए वो है जो डेंगू फीवर में जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो डिहाइड्रेशन की होती है, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसको हम लोग को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि भाई डेंगू फीवर है, और जो प्रॉपर जो हाइड्रेशन है, यानी कि जो वाटर का जो, जैसे अगर आप हो गया है बुखार वगैरह हो गया है तो ORS सॉल्यूशन जो होता है उसको लेना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना चाहिए। इसमें दोस्तों सबसे सही जो डिसीजन होता है वो एडमिशन, यानी कि भर्ती कब होना चाहिए। भर्ती इसलिए कि आईवी जो ये बॉटल से आपको आईवी ड्रिप सेट से जो फ्लूइड दिया जाता है वो आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें हम लोग को नहीं डिले करना चाहिए दोस्तों। इसमें कुछ कुछ घंटे की 6 6 12 12 घंटे की अगर डिले हो जा रही है तो ये जानलेवा हो सकती है। दोस्तों डेंगू में दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक तो होता है हेमरेजिक फीवर, और इस स्थिति में डेंगू हेमरेजिक फीवर को आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चल जाता है, यूएसजी रिपोर्ट में आईडी लग जाता है। जगह जगह जब शरीर में पानी भरने लगता है, पित्ताशय जो गॉल ब्लैडर के चारों तरफ पानी भर जाता है, छाती में थोड़ा थोड़ा पानी लगता है, पेट में पानी लगता है, तो ये इशारा होता है कि पेशेंट को हेमरेजिक फीवर की तरफ वो जा रहा है और इसको एडमिट हो जाना चाहिए। या ब्लड की रिपोर्ट में बहुत आइडिया लग जाता है, सीबीसी की जो रिपोर्ट होती है उससे आइडिया लग जाता है। प्लेटलेट्स का लेवल अगर डाउन हो रहा, ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी आइडिया लग जाता है। या फिर अगर आप अपनी स्किन को प्रेस करें और वहाँ पटिकिया रेडनेस आने लगे तो भी इशारा होता है कि आपकी शरीर में डेंगू फीवर की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी, यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया है। ऐसी स्थिति में एडमिट हो जाना चाहिए। एडमिट होकर जो डिहाइड्रेशन की जो स्थिति है उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए, और जो भी इस प्रकार मान ली वॉमिटिंग आ रही है वो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर रहा है तो वॉमिटिंग को रोकना चाहिए। मान ली डायरिया हो गया है तो डायरिया का सिम्टोमेटिक जो इलाज होता है वो हम लोग ने करना चाहिए एडमिट होकर। इसमें दोस्तों हम लोग डिले कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को जाते हैं, पद्धति चेंज कर देते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ले रहे होते हैं तो कहीं होम्योपैथी डॉक्टर की दवाई लेने लगते हैं, फिर वो आयुर्वेदिक कोई टॉनिक लेने लगते हैं। इस सब चीज में जो डिले हो जाता है, जब हम लोग को एडमिट होकर फ्लूइड चला जाना चाहिए, जो चीज हम 2 3 दिन में ठीक हो जाते हैं हम लोग बिगाड़ देते हैं। 2 3 दिन में ठीक हो रहा था, 2 3 दिन हम वेट करके उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम तक हम ले जाते हैं। दोस्तों शॉक बहुत ज्यादा, पेशेंट शॉक में चला जाता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी, उसकी जो पल्स वगैरह होगी वो कोलैप्स होने लगेगी, मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में फिर दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है, आईसीयू तक में चला जाता है। तो ये दोस्तों हम लोग को अवॉइड करना है। टाइमली इसको आइडेंटिफाई करके अगर एडमिट होना है तो एडमिट हो जाना चाहिए। बाकी ORS और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं जो ब्लीडिंग बढ़ाती हैं। ठीक है, बहुत सारी जैसे एस्प्रिन वगैरह हो गई, तो ये सब दवाइयाँ हम लोग को डेंगू फीवर होने की स्थिति में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बॉडी में हेमरेजिक यानी कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी होने लगती है। तो ये सब कई बार एज अ पेन किलर ही ये दवाइयाँ आप ले डॉक्टर को नहीं दिखाया, कहीं केमिस्ट वगैरह से जाके आप एज अ पेन किलर ही लेने लगते हैं और ये दवाइयाँ ब्लीडिंग टेंडेंसी कर देती हैं। तो ये सब दवाइयाँ अब आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर प्रेस्क्राइब्ड है, मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है तो उनको डॉक्टर से डिस्कस करके ही स्टॉप करना चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे रैंडम दर्द वगैरह, जोड़ों डेंगू फीवर है दोस्तों, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है, शरीर में दर्द होता है, तो हम जाके कहीं से भी दर्द की दवाई शुरू में लेने लगते हैं। तो ऐसी दवाई ना लेने लगे जो और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा दे। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के उसके एडवाइस के साथ ही हम लोग को ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों आप ये वीडियो जुलाई सितंबर अक्टूबर ऐसे मंथ्स में देख रहे हैं जब डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सर्कुलेट करें। इसको इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जाएगी तो हम किसी न किसी व्यक्ति की, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा सिक हो जाए, हो सकता है जानलेवा भी हो सकता है, तो हम लोग उसको अवॉइड कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।